हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। मेरा नाम है कनिका। आज जो केस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक नॉन क्राइम केस नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही अजीब सा केस है। एक दिल दहला देने वाला केस है। ये घटना है 17th ऑफ सितंबर 2021 की, जबकि एक 42 ईयर्स ओल्ड प्रीचर जिसका नाम था जेसन थॉर्नबर्ग, वो अपने मोटेल रूम को क्लीन कर रहा था। उसका ये जो मोटेल था वो था यूलिस टेक्सास में। यूलिस नाम की ये जो सिटी है ये एक छोटी सी सिटी है, और इसी छोटी सी सिटी के इस छोटे से मोटेल के एक रूम में ये व्यक्ति यानी कि जेसन रहा करता था। जेसन एक बाइबल स्टडी प्लान कर रहा था अपने मोटेल रूम में, यानी कि वो एक छोटे से ग्रुप को बुलाना चाहता था। वो लोग साथ में मिलकर बाइबल स्टडी करते, और ये सारी चीजें वो कई दिनों से प्लान कर रहा था। लेकिन अब ये जो स्टडी थी वो कुछ ही मिनट्स में शुरू होने वाली थी। अब उसका ये जो मोटेल रूम था वो बहुत ज्यादा डर्टी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी तरीके से इसको साफ करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आते, यहाँ पर बैठते, तो वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई भी गंदगी दिखे। अब ये जो बाइबल स्टडी के सेशंस होते थे ये जनरली जेसन के घर पर होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेसन का जो घर था वो पिछले समर में जल गया था किसी कारण से। और उस हादसे में जेसन ने अपना सब कुछ खो दिया था, यानी कि उसकी सारी की सारी वेल्थ जलकर राख हो गई थी। और इसी कारण से अब वो इस मोटेल में रह रहा था काफी दिनों से। लेकिन जो जेसन था वो भगवान के प्रति इतना ज्यादा कमिटेड था कि वो ये सोचता था कि भगवान की इच्छा रही होगी तभी उसके साथ ऐसा हुआ, यानी कि वो कभी भी भगवान को दोष नहीं देता था। और वो बाइबल की जो प्रीचिंग्स थी, जो बाइबल का ज्ञान था, वो लोगों में स्प्रेड करना चाहता था, यानी कि जो वर्ड ऑफ गॉड था वो लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और इसी कारण से इस मोटेल में रहते हुए भी, इतनी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए भी, वो अभी भी चाहता था कि ये जो बाइबल स्टडी है वो कंटिन्यू करे। और इसी कारण से वो लोगों को अब यहाँ पर बुलाने वाला था। अब जेसन अपने कमरे में घूम रहा था, वो लॉन्ड्री जो कपड़े वगैरह पड़े होते हैं उनको उठा रहा था, सारी चीजों को अपनी जगह पर रख रहा था, और साथ ही जितना भी उसका बेडशीट वगैरह थे जो बिगड़े हुए थे उन सबको ठीक कर रहा था। उसके बाद लास्ट में उसने कुछ चेयर्स जो वहां पर मौजूद थी उनको अरेंज किया, और उनको उसने अरेंज किया एक सर्किल में, ताकि वहां पर सब लोग बैठ सके जितने भी लोग वहां पर आएंगे। और उसके बाद वो पास में ही खड़ा होकर वहां पर बाइबल स्टडी करने वाला था, और उसने अपने लिए एक चेयर भी रखी हुई थी। उसने अपनी कैबिनेट खोली, उसमें से कुछ बाइबल्स निकाली, और वो सारी की सारी बाइबल्स उसने डिफरेंट चेयर्स पर रख दी, ताकि जो भी लोग आए वो अपनी बाइबल उठाएं और उसको पढ़ लें। तभी अचानक से ही ये सब करने के दौरान उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अब जो जेसन था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, उसे पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई बाइबल स्टडी के लिए आया होगा। तो अब वो सीधा जो बाइबल्स उसने हाथ में पकड़ी हुई थी उनको लेकर ही दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला, और जैसे उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वहां पर एक लंबा चौड़ा इंसान खड़ा हुआ है। वो जो व्यक्ति था उसके पूरे शरीर पर टैटूज बने हुए थे, और वो जो व्यक्ति था वो जेसन को डायरेक्टली आंखों में देख रहा था। लेकिन जेसन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने बड़ी सी स्माइल दी उस व्यक्ति को, और वो उस व्यक्ति को देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ। ये जो व्यक्ति जो वहां पर आया था उसका नाम था डेविड लुइस, और जेसन उससे पहले मिल चुका था। कुछ समय पहले जब वो सड़कों पर घूम रहा था लोगों को बाइबल स्टडी के लिए बुलाने के लिए, तब वो डेविड से भी मिला था। उसने डेविड को भी इनवाइट किया था कि तुम कभी भी मेरे कमरे पर आ सकते हो, मैं यहाँ पर रहता हूँ, और हम यहाँ पर मिलकर बाइबल स्टडी कर सकते हैं। अब जेसन को अच्छी तरीके से पता था कि जो डेविड है वो इस तरह का व्यक्ति नहीं है जो किसी चर्च में जाए या बहुत ज्यादा बाइबल में उसकी टीचिंग्स में इंटरेस्ट दिखाए, और ना ही उसने कभी कोई खास इंटरेस्ट गॉड में दिखाया था जितनी भी उससे बात हुई थी। लेकिन अब जेसन को जब इसने इसको देखा कि डेविड इसके कमरे में आ गया है, तो जेसन को कहीं ना कहीं उम्मीद हो गई थी कि शायद इसको मैं सुधार सकता हूँ, इसकी थोड़ी सी सोच में बदल सकता हूँ। और इसीलिए वो बहुत ज्यादा होपफुल होकर उसको अंदर बुलाता है कि तुम अंदर आ जाओ, और अंदर आकर बैठ जाओ। अब जब डेविड अंदर आया तो उसने जेसन को बताया कि यहाँ पर उसका आने का जो रीजन है वो ये नहीं है कि मैं बाइबल स्टडी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में एक क्राइसिस हो गई है, और इसके कारण से अब मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। मैं ऐसे लोगों के साथ पंगे ले चुका हूँ जो कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं, और अब फिलहाल वो इसको ढूंढ रहे हैं। डेविड ने बताया कि वो उनसे भागने की कोशिश कर रहा है, उनसे छुपने की कोशिश कर रहा है। अगर वो उसको पकड़ लेंगे तो उसको जान से भी मार सकते हैं। जब जेसन ने इसको सुना तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि वो यहाँ पर इसके कमरे में फिलहाल क्यों आया है।
लेकिन जेसन को ये सारी की सारी बातें डेविड की बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लगी। उसे लगा कि हाँ वाकई में ये परेशान है, क्योंकि वो वाकई में परेशान लग भी रहा था, हो सकता है वो परेशानी में होता। तो इसने डिसाइड किया कि मैं इसकी हेल्प करूंगा। अब उसने डेविड को बैठने के लिए कहा, और वो जानता था, यानी जेसन जानता था कि अल्टीमेटली जो उसकी जॉब है वो भगवान की सेवा करना है। और उसका मतलब ये भी है कि वो हर एक इंसान की मदद भी करेगा, और डेविड भी एक इंसान है, तो इंसानियत के नाते वो उसकी मदद करना चाहता था। अब क्योंकि डेविड को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी, और जेसन फिलहाल कुछ घंटों के लिए या कुछ समय के लिए उसको अपने मोटेल रूम में रख सकता था, ताकि वो लोग उसको ढूंढ ढांड कर वापस चले जाएं। अब जेसन ने डेविड से कहा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसने उसको एक बाइबल दी चेयर पर बिठाने के बाद, और कहा कि चलो हम बाइबल स्टडी करते हैं। डेविड ने ऑकवर्डली वो बाइबल पकड़ ली। उसके बाद कुछ देर तक वो सोचता रहा कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन जेसन ने उसको तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से बैठो और आराम से बैठकर बाइबल पढ़ो। तो अब वो दोनों वहां पर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे, और अगले 15 मिनट तक ये लोग आपस में पहले तो बातचीत करते रहे। अब जो डेविड था वो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, इनके बीच में ऑकवर्ड स्मॉल टॉक्स होती रही। और जेसन समझ गया था कि जो डेविड है वो बहुत ज्यादा घबराए हुए है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी डेविड बहुत ज्यादा एंशियस लग रहा था, बहुत ज्यादा पैरानॉइड लग रहा था। और फिलहाल जो जेसन था वो इससे ना तो भगवान की बात कर रहा था ना बाइबल की बात कर रहा था। वो बस इस समय डेविड को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। वो बस उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो जगह है बिल्कुल सेफ है। अब धीरे धीरे 15 मिनट बीत चुके थे। डेविड थोड़ा बहुत शांत हो चुका था, और अभी तक इस बाइबल स्टडी के लिए वहां पर कोई भी नहीं आया था, क्योंकि जनरली लोग नहीं आते थे। जेसन बहुत लोगों को बुलाता था, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही कभी कभार वहां पर आते थे। तो अब जब वहां पर कोई भी नहीं आया, तो जेसन ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम बाइबल स्टडी करना शुरू कर देंगे, बस मैं और डेविड। डेविड वहां पर खाली बैठा नहीं रह सकता था। इसको ऐसा भी लगा कि डेविड को बिजी करने का ये अच्छा उपाय है। तो अब जेसन उठा, उसने दरवाजा बंद तो था ही, उसको अच्छी तरीके से लॉक कर दिया, और उसने डेविड से कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर सेफ हो, अब तुम अपनी बाइबल को इस सर्टेन पेज पर खोलो। यानी उसे पेज नंबर बताया, उसने बाइबल को उस पेज नंबर पर खोला भी। दोनों अपनी अपनी बाइबल को पढ़ने लगे एक साथ, और उसके बाद कई घंटे बीत गए। ये दोनों घंटों तक अपनी अपनी बाइबल्स को पढ़ते रहे, और इधर जो जेसन था वो लगातार डेविड से कह रहा था कि तुम्हें ये टीचिंग्स पता होनी चाहिए गॉड की, तुम्हें अपनी जिंदगी इस तरह से लीड करनी चाहिए, तुम्हें लोगों को सर्व करना चाहिए। तो इस तरह की प्रीचिंग्स भी वो बीच बीच में डेविड को कर रहा था। और इधर जो डेविड था वो भी पूरी तरह से काम डाउन नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये जो बाइबल टीचिंग है, ये जो बाइबल स्टडी है, ये इसको पसंद आ रही है। तो कई घंटों के बाद इवेंचुअली ये जो बाइबल स्टडी थी, इसको भी एक विराम लगा। अब ये दोनों ही अपनी बाइबल स्टडी को यहाँ पर बंद करने वाले थे। अब जो जेसन था, जिसका मोटेल रूम था, उसने ये भी नोटिस करना शुरू किया कि बाहर अंधेरा होने लगा था, और अब वो ये भी सोचने लगा कि अब मैं चीजों को रैप अप करता हूँ। उसने अपनी बाइबल बंद कर दी, उठने लगा, इधर उधर अपनी सामान समेटने लगा। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेविड भी उठेगा और यहाँ से चला जाएगा, वो इस हिंट को ले लेगा कि अब यहाँ पर बाइबल स्टडी वाला सेशन खत्म हो चुका है। लेकिन डेविड बिल्कुल भी उठने के लिए तैयार नहीं लग रहा था। डेविड ने लेकिन ये रियलाइज कर लिया था कि ये सारी चीजें आई थी कि बाइबल स्टडी वगैरह खत्म हो चुकी हैं, और अब उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब जो डेविड था वो जेसन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा, उससे बेग करने लगा कि मुझे आज रात यहीं पर रहने दो, और मैं आज रात यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, मुझे बहुत ज्यादा खतरा है, और प्लीज एक रात के लिए मुझे यहाँ पर रख लो। अब जो जेसन था वो भी समझ गया था कि डेविड वाकई में ही बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जेसन को कहीं ना कहीं डेविड की जो सुरक्षा थी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगी थी। डेविड ने उसको सब कुछ बता दिया था कि वो किस तरह से खतरे में है। उसने इसको अंदर इनवाइट किया था, इतने घंटों तक अंदर रखा था, और अब उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, इसको जाने के लिए कह दूंगा, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा, और मुझे इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, और इसको यहीं रहने की परमिशन दे देनी चाहिए। लेकिन इसी समय जेसन को थोड़ा सा अनईजी भी फील हो रहा था। वो डेविड को जानता नहीं था, वो उसकी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझता नहीं था, पता नहीं क्या कर कर आया था। इसके अलावा उसके मन में हेजिटेशन थी इस तरह से किसी भी व्यक्ति को अपने कमरे में रखने के लिए, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस थी। लेकिन बार बार जब उसने डेविड की तरफ देखा, उसकी सिचुएशन की तरफ देखा, तो उसको लगा कि ये बहुत ज्यादा डेस्परेट है, और चाहे मैं कितना भी अनईजी हूं, लेकिन फिलहाल एक रात के लिए मुझे यहाँ इसको रख लेना चाहिए। तो इसने इससे कह दिया कि ठीक है, तुम यहाँ पर स्टे कर सकते हो। तो अब जेसन ने थोड़े से एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, पिलोज वगैरह उठाए, एक मेकशिफ्ट बेड जमीन पर बना दिया,
और उसके बाद डेविड से कहा कि तुम यहाँ पर सो सकते हो। इसके बाद जब रात हो गई थी, अच्छी खासी सब कुछ हो गया था, काफी देर हो गई थी, एक बार फिर से जेसन ने इसको बाइबल दी। उससे कहा कि जहां तक हमने बाइबल पढ़ ली थी वहीं से अब पेज को ओपन करें, और इसके बाद इन्होंने थोड़ी बहुत बाइबल स्टडी और की। ये जो बाइबल स्टडी थी इस बार 2 घंटों तक चली। तो अब ये जो दूसरा राउंड था बाइबल स्टडी का, जब ये खत्म होता है तो ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं, अपनी अपनी बाइबल्स नीचे रखते हैं, एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। जल्दी ही जेसन को नींद आ जाती है और इसके बाद अगले 5 दिनों तक जेसन का जो मोटेल रूम था वो ज्यादातर समय बंद रहता है। उसके कमरे के अंदर से लगातार म्यूजिक की आवाजें आ रही थी, और ये जो म्यूजिक था बहुत ही हाई वॉल्यूम पर चल रहा था, और ये जो म्यूजिक था ये लगातार चलता रहता था। ये जो म्यूजिक था ये कोई ऐसा वैसा म्यूजिक नहीं था, बल्कि ये एक क्रिश्चियन म्यूजिक था। हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक धार्मिक म्यूजिक था, और ये पूरे टाइम लगभग चलता ही रहता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही हाई वॉल्यूम पर चलता था, यहां तक कि जो दूसरे रेजिडेंट्स थे इस मोटेल के, उन्होंने इस म्यूजिक की कंप्लेंट करना भी शुरू कर दिया था। अब जो मोटेल का मालिक था, जब उसको लगातार रेजिडेंट से इस तरह की कंप्लेंट्स मिली तो वो भी बॉदर्ड तो हुआ, लेकिन ये जो जेसन था ये वहां का एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंट था, यानी कि एक तरह से ये उसका दूसरा घर था। तो ये उसका बहुत ही हायर प्रायोरिटी वाला कस्टमर था, यानी कि इससे इसको बहुत ज्यादा कमाई होती थी। इस कारण से वो जेसन को बॉदर नहीं करना चाहता था, वो उसके साथ बहुत ज्यादा टोका टाकी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो यहाँ पर बना रहे और लगातार जेसन से उसको पैसा मिलता रहे। ओनर ने इन सारी की सारी कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दिया और नॉइस कंप्लेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया। वो एक बार भी जेसन के पास नहीं गया ये कहने के लिए कि म्यूजिक की वॉल्यूम कम कर दो। इसके अलावा ये जो मोटेल का मालिक था उसको पता था कि इस मोटेल की रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है, और यहाँ पर हर समय ऊट पटांग लोग आते रहते थे, मतलब गलत तरह के लोग यहाँ पर ज्यादा आते थे। तो इस कारण से वो बहुत ज्यादा चीजों की परवाह नहीं करता था, उसको फर्क नहीं पड़ता था लोग किस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लेंट्स तो लगातार आती ही रहती थी। तो इस तरह से अगले 5 दिनों तक उस कमरे से लगातार तेज म्यूजिक की आवाज आती रही, और साथ ही इन 5 दिनों के पीरियड में वहां पर 2 और लोग भी एंटर हुए। इस मोटेल रूम के इस रूम में, जेसन के रूम में 2 और लोग भी अलग अलग टाइम पर एंटर हुए थे, लेकिन ये लोग भी मोटेल से कभी भी बाहर जाते हुए नहीं देखे गए। इसका मतलब यह था कि जेसन के कमरे में इस समय 4 लोग मौजूद थे, यानी कि जेसन, डेविड और बाकी ये 2 लोग जो कि वहां पर आए थे, 2 महिलाएं। इसके बाद 5वें दिन, यानी कि डेविड के यहाँ आने के 5वें दिन 22 सितंबर को एक सिंगल पर्सन जेसन के मोटेल रूम से बाहर निकलता है। उसने एक फुल बॉडी हैजमेट सूट पहना हुआ था और उसके हाथों में बहुत सारा कुछ सामान था। वो इस मोटेल रूम से बाहर निकल जाता है, कार में बैठता है और उसके बाद वहां से ड्राइव करके निकल जाता है। 45 मिनट्स के बाद करीब 40 किलोमीटर दूर, यानी कि इस मोटेल रूम से 40 किलोमीटर दूर, वहां का जो फायर डिपार्टमेंट था उन्हें कॉल आती है और उनको ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है। और जहां पर आग लगी हुई थी वो एक डंपस्टर पर लगी हुई थी, लेकिन पास में ही एक रेजिडेंशियल एरिया था, यानी कि वहां तक भी आग फैल सकती थी। तो इस कारण से जो फायर फाइटर्स थे तुरंत वहां पर पहुंचे, उन्होंने इस फायर को बुझाया, और जब वो इस स्मोकी डंपस्टर के पास पहुंचे और उसको देखा कि किस चीज में आग लगी थी, तो उन्होंने पाया कि वहां पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। बाद में पता चला कि डेविड बिल्कुल सही था जब उसने कहा था कि वो खतरे में है, लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि खतरा किसको किससे है। जेसन के रूम में उस समय भी बहुत ज्यादा खतरा मौजूद था, लेकिन आगे क्या होने वाला है इसकी जानकारी शायद किसी को भी नहीं थी। वो उस मोटेल रूम में फर्स्ट बाइबल सेशन में बैठा रहा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेसन ने एक मेकशिफ्ट बेड बना दिया उसके लिए सोने के लिए। रात को इन्होंने एक बार फिर से सेकंड बाइबल स्टडी की, और उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी बाइबल्स रखी, एक दूसरे को गुड नाइट बोला, और दोनों ही आंखें बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं। अब जो डेविड था उसको तो तुरंत ही नींद आ जाती है, लेकिन जो जेसन था उसको नींद नहीं आ रही थी। जेसन तब तक वेट करता है जब तक डेविड को गहरी नींद नहीं आ जाती, और उसके बाद जेसन उठता है, यानी कि जिसका मोटेल रूम है वो अपने बेड से उठता है, एक नाइफ लेकर आता है और डेविड की गर्दन सीधा स्लिट कर देता है, काट देता है। और उसके बाद डेविड की छाती को, उसके चेस्ट को काट कर वो उसका हार्ट, उसका दिल बाहर निकालता है और उसके बाद उसको खा लेता है,
क्योंकि जो जेसन था, जो प्रीचर था असल में, वो असल में बिलीव करता था कि जो ह्यूमन सेक्रीफाइस है वो सबसे बेस्ट और प्यूरेस्ट वे है भगवान को सर्व करने के लिए। इसके बाद अगले 5 दिनों तक, यानी कि डेविड को मारने के अगले 5 दिनों तक, जेसन उसी मोटेल रूम में रहता है। वो लगातार इस गॉस्पेल म्यूजिक को जोर जोर से बजाता है और इसके अलावा इन 5 दिनों में वो बाहर निकलकर 2 और महिलाओं को अलग अलग समय पर फंसाकर अपने रूम में लाता है बाइबल स्टडी के लिए। लेकिन इसके बाद इन दोनों की भी वो हत्या कर देता है और उनकी लाश को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद 5th डे पर वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसने फुल हैजमेट सूट पहना हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो उसने लगेज उठाया हुआ था वो असल में उन तीनों लोगों के बॉडी पार्ट्स थे जिसको इसने हाल ही में मारा था। फिर इन बॉडी पार्ट्स को लेकर ड्राइव करके ये एक डंपस्टर पर जाता है जहां पर कूड़ा वगैरह डाला जाता था, और वो ये भूल जाता है कि बगल में एक रेजिडेंशियल एरिया है जहां के लोग फायर देखेंगे तो कंप्लेंट कर ही देंगे। लेकिन वहां जाकर डंपस्टर में जाके ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को कूड़े पर डालता है और वहां पर आग लगा देता है। लेकिन जल्दी ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर फायर फाइटर्स आते हैं, वो आग को बुझा देते हैं और वहां से जेसन द्वारा मारे गए तीनों लोगों की बॉडीज जली हुई मिल जाती हैं। फाइनली जेसन को अरेस्ट कर लिया जाता है और जिस समय वो अपने ट्रायल का वेट कर रहा था तब उसने कन्फेस किया कि डेविड और वो जो दोनों महिलाएं थी वो असल में उसकी फर्स्ट विक्टिम्स नहीं थी। कुछ साल पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी सेक्रीफाइस किया था, उसकी भी हत्या की थी, और उसके बाद जो उसके घर में आग लगी थी वो उसने खुद लगाई थी, क्योंकि उसने अपने रूममेट को सेक्रीफाइस किया था, उसकी भी हत्या की थी, और सारे सबूत मिटाने के लिए उसने अपने घर में आग लगाई थी। अल्टीमेटली जेसन के ऊपर मुकदमा चलता है। उस पर सिर्फ इन 5 लोगों की हत्या का मुकदमा चलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके अलावा भी उसने पता नहीं कितने सारे लोगों की हत्या की होगी जिसके बारे में कभी भी पता नहीं चला। फाइनली इसको गिल्टी पाया जाता है और इसको डेथ पेनल्टी मिलती है, यानी कि मौत की सजा मिलती है, और फिलहाल ये डेथ रो पर है, यानी कि अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है और टेक्सास की एक जेल में बंद है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपने पहले सुना था या नहीं सुना था। प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए और प्लीज इस स्टोरी को कहीं कहीं शेयर भी कर दिया कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।